है बेटा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। हम क्या पढ़ रहे थे, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने किडनी क्या होता है, किडनी की लोकेशन वगैरह सब कुछ, उसके बाद किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके थे बेटा। अब नोट डाल के, कल मेरा सिस्टम अपडेट पे चला गया था, अदरवाइज यही क्लास आपका कल खत्म हो चुका होता है ये चैप्टर। उसका रीजन ये है कि बेटा कल सिस्टम मेरा अपडेट पे चला गया था, मैंने बहुत कोशिश की कैंसिल करने में, यहाँ से वहां तक पहुंची, इतने में वो अपडेट पे चला ही गया था। महीने में एक बार जाता ही जाता है, लेकिन कभी कभी क्लास के बीच में चला जाता है, कभी कभी बाद में चला जाता है। आओ स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। नोट डाल के कुछ आपको पॉइंट लिखने हैं, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर की फॉर्म में इस चैप्टर से, वो आपको नोट डाउन करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जो आपने पढ़ा है, कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जब स्टडी करते हो तो इसे क्या कहा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब हो गया उत्सर्जन तंत्र। जब आप कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करोगे तो बच्चा इसे क्या कहा जाता है। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि पहले यूरिन बनता है किडनीज में, फिर यूरेटर में आता है, फिर ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा से हम बाहर निकाल देते हैं, तो उसी को यूरेटोलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूरेटोलॉजी ब्रांच में क्या होता है, तो आप बताओगे यूरेटोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो टू स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज यूरोटोलॉजी। यूरोटोलॉजी। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि जो ह्यूमन यूरिन होता है, ह्यूमन यूरिन का मतलब मनुष्य का पेशाब, राइट। तो इस या मूत्र में, मनुष्य के मूत्र का पीएच का मान कितना होता है। तो हमारा जो ब्लड है, सॉरी हमारा जो यूरिन है, उसमें मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आगे की तरफ नली थी वो कौन से आयन रिलीज कर दे रही थी, H+ आयंस। और किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, और एसिड्स की पीएच वैल्यू 0 to 7 के बीच होती है। तो हमारे यूरिन का जो आपसे पूछे कि यूरिन के पीएच का मान कितना है, तो हमारे यूरिन के, हमारे मूत्र के पेशाब का मान 6 होता है बेटा। यानी कि कौन से नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ये एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति का है। इसमें हाइड्रोजन आयंस है, इनमें H+ आयंस हैं जो सिक्रीट करती है पीसीटी डक्ट। नेक्स्ट ह्यूमन यूरिन में आती है बेटा जो फ्रेश ह्यूमन यूरिन होता है ना। आपने देखा होगा कि पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, उनके अंदर अगर सफाई ना हो, सार्वजनिक शौचालय की सफाई ना हो, तो वहां बहुत गंदी स्मेल आती है। तो फ्रेश यूरिन के अंदर क्या होती है बेटा, फ्रेश यूरिन के अंदर होती है स्मेल। स्मेल का मतलब होता है गंधक, गंदी सी स्मेल आती है। वो किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। हमारे पेशाब में, हमारे क्या होता है, जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसके अंदर मैंने कहा ना पब्लिक टॉयलेट से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो वो क्यों, क्योंकि जैसे ही इंसान पब्लिक टॉयलेट में जाता है उनकी क्लीनिंग तो होती नहीं है, साफ सफाई तो होती नहीं है, तो उसमें जो फ्रेश यूरिन होता है, उस फ्रेश यूरिन में अमोनिया का मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसकी स्मेल इतनी गंदी सी स्मेल वो अमोनिया की वजह से आती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा उस यूरिन को, तो ये स्मेल गायब हो जाती है, क्योंकि अमोनिया उससे उड़ जाता है, गायब हो जाता है, राइट। तो फ्रेश यूरिन के अंदर स्मेल किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। हमारे यूरिन में अमोनिया है, इसलिए वो स्मेल आती है। यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर। तो एग्जाम में पूछता है येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। पेशाब का जो पीला रंग है, पेशाब का जो कलर होता है ना बेटा, वो ना इंसान का इंडिकेट करता है। डार्क येलो कलर का पेशाब आ रहा है तो इसका मतलब है आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई। बहुत लाइट येलो, हल्के से पीले रंग का आ रहा है, इसका मतलब आपका लीवर खराब हो चुका है ना। तो डॉक्टर्स ना पेशाब का कलर देख के बता देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई होगी। तो जो पेशाब है उसका पीला रंग, जो हल्का पीला रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। इसे स्टार कर लेना। इनफैक्ट जो मैं ये नोट में पढ़ा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट है, उसकी वजह से हमारे यूरिन का कैसा कलर होता है, पीला रंग होता है। और पेशाब के कलर से ही डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपका कौन से ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि नहीं चल रही है। नेक्स्ट हमारे यूरिन में एक एसिड होता है, कौन सा, यूरिक एसिड। यूरिन में यूरिक एसिड होता है। हम पढ़ा चुके हैं आपको कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड में यूरिक अम्ल होता है। इसी यूरिक अम्ल को छान के पेशाब की फॉर्म में आपके किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कर देते हैं, इसे छान के काम कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कि जो यूरिक एसिड होता है, अगर ये यूरिक एसिड पेशाब में बाहर ना निकला, आपके शरीर के अंदर ही रह गया, तो ये यूरिक एसिड इस तरीके से क्रिस्टल्स बना लेता है। ऐसे ऐसे क्रिस्टल का मतलब है यहाँ पे हल्के से ऐसे पत्थर जैसे बना लेता है। और यही क्रिस्टल जाते हैं कहाँ पे बेटा, आपके ना घुटनों के अंदर जाते हैं, और घुटनों के बीच में मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के बीच में जाके ये फंस जाते हैं। और फिर ऐसे लोग जब उठते बैठते हैं तो मेम्ब्रेन के बीच में ये क्रिस्टल्स है, ये यूरिक एसिड है, तो उनको बहुत पेन होता है। वो उठ बैठ नहीं पाते, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, ऊपर नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनको एक बीमारी हो गई है। उस बीमारी को बोलते हैं गाउट डिजीज या एथराइटिस। आपने सुना होगा, जैसे मेरी मम्मी को है, मेरी मम्मी का यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा हुआ होता है ना। तो उनको क्या है, गाउट डिजीज है, सीढ़ियां वीडियां चढ़ नहीं पाती है बेचारी, है ना, पांव कैसे, घुटने को पकड़ के ऐसे चढ़ती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो गठिया रोग होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गठिया रोग या गठिया बाव कहते हैं बेटा। तो गठिया रोग किस एसिड के जमाव की वजह से होता है, यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज्यादा रह जाए तो उसी को अर्थराइटिस डिजीज या गाउट डिजीज का नाम देते हैं। क्या होता है उसमें, तो उसमें जो घुटने होते हैं, उन घुटनों के मेम्ब्रेन के बीच में, घुटनों की झिल्ली के बीच में यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है बेटा। घुटनों की झिल्ली के बीच में यूरिक अम्ल जम जाता है। कौन सा एसिड, यूरिक एसिड जम जाता है। मैंने यूए लिख दिया है, समझ लेना। और फिर वो मेम्ब्रेन आपस में टकराती है,
तो बीच में ये यूरिक एसिड है जिसकी वजह से घुटने में दर्द रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो ऐसे पूछेगा गठिया रोग किस एसिड के जमाव के कारण होता है, या पूछेगा यूरिक एसिड ज्यादा होने से कौन सी बीमारी हो सकती है, गाउट डिजीज या इसी को अर्थराइटिस डिजीज भी कहते हैं। अर्थराइटिस भी लिख लो, ठीक है, आ जाए तो अर्थराइटिस भी इसी को कहते हैं, अर्थराइटिस रोग भी इसी को कहते हैं। ये हो गया यूरिक एसिड के ज्यादा जमने की वजह से बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि किडनी का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, तो आप क्या बताओगे, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं बेटा हम, फंक्शन ऑफ किडनी क्या होना चाहिए, गुर्दों का क्या काम होता है बेटा, मैम गुर्दों का काम होता है फिल्ट्रेशन का। किसका काम होता है, फिल्ट्रेशन का, छानने का। और किसको छानते हैं, किसको छानते हैं, तो गुर्दे छानते हैं ब्लड को। किसको फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिल्टर, तो हम लिख सकते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन करते हैं, खून को छानते हैं, है ना। अब ये फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, फिल्टर लगे हुए होते हैं। और फिल्टर कौन से थे, हमने कल पढ़े थे, ग्लोमेरुलस फिल्टर थे। और ग्लोमेरुलस फिल्टर किस रेट से फिल्टर करता है ब्लड को, उसी रेट को आप जीएफआर कहते हैं। अरे हाँ कि ना, कल की क्लास में पढ़ाया था ना, व्हाट इज जीएफआर, जीएफआर का फुल फॉर्म था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जिस रेट से, जिस दर से हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्टर है, जो छलनियां हैं, वो ब्लड को छानती हैं, उसी दर को हम जीएफआर कहते हैं, उसी को हम जीएफआर कहते हैं। और बेटा ये जीएफआर कितना था, तो मैम ने कल पढ़ाया था 125 ml पर मिनट होता है। जबकि अगर आपसे पूछ ले एक दिन में किडनी कितने लीटर तक ब्लड छान सकती हैं, तो एक दिन में बेटा 180 लीटर तक ब्लड आपके दोनों गुर्दे मिलकर छान सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है एनडीए, सीडीएस और रेलवे के एग्जाम में कि जीएफआर कितना होता है। हमारे किडनी का अलग है, जो भैंस है उसके अंदर भी किडनी होंगी, ऐसा थोड़ी बिना किडनी के रह रहे होंगे वो, तो उनका जीएफआर अलग होगा, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें हमारा मतलब है। तो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, या आप कहोगे ब्लड फिल्ट्रेशन का। किडनी के अंदर फिल्टर कौन करता है, किडनी के अंदर फिल्टर होते हैं मैम, जिनको हम ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। और ये फिल्टर 125 ml ब्लड को पर मिनट तक छान सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन आता है यहां से वो क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारे यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट है, तो लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, यूरिन के घटक क्या क्या होता है हमारे पेशाब में, तो लिखो पेशाब का संगठन या पेशाब का गठन, यानी किसके अंदर क्या है, पेशाब के कंपोनेंट्स का मतलब हो गया पेशाब का संगठन, किसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं यूरिन के अंदर। तो बेटा यूरिन में क्या होगा कि आप नॉर्मल हो, नॉर्मल का मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट्स अगर आपके यूरिन में आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही हो, नॉर्मल हो, सामान्य इंसान हो। क्या आ जाएगा आपके यूरिन में कि आप अब नॉर्मल हो जाओगे, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट्स है, ये होना चाहिए बच्चा, ये आ रहे हैं, इसका मतलब आप हेल्दी हो। हेल्दी का मतलब आपका किडनी सही काम कर रहा है, आपका लीवर सही काम कर रहा है। अगर ये चीजें जो मैम लिखेंगी ये इसी रेशियो में आ रही है, इसी तरीके से आ रही है, इसका मतलब आपका किडनी सही है। लेकिन ये आगे इसका मतलब अनहेल्दी, इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज हो गई है, कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई रोग हो गया है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये चीज आपके यूरिन में आनी चाहिए। तो यूरिन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, जरा लिखो इसी चीज को। देखो यूरिन में नॉर्मल सबसे पहले क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, पानी होता ही होगा यूरिन में। जी हाँ मैम, मैंने आपको कल ही तो पढ़ाया था कि जितना पानी आप पीते हो उतने पानी का तो अवशोषण नहीं होता है ना, उसमें से कुछ ही पानी होता है जो आपके शरीर के अंदर अवशोषित हो जाता है और बाकी का पानी यूरिन पेशाब की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो हमारे यूरिन में लगभग 95% पानी की मात्रा होती है बेटा, 95% क्या है, पानी ही पानी है। फिर यूरिया होता है, 2 नंबर पे लिखोगे, हमारे यूरिन में यूरिया पाया जाता है। और प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो ये यूरिया किस ऑर्गन ने बनाया था, यूरिया साइकिल, यूरिया चक्र कौन सा ऑर्गन समाप्त करता है या कौन सा ऑर्गन में होती है, तो लीवर में, लीवर बनाता है यूरिया। तो कितना परसेंट आपके लीवर में यूरिया जो है वो बन के खून में आई, खून से फिल्टर होकर यूरिन में आ गई 2.6%। अगला बच्चा नेक्स्ट, हमारे यूरिन में होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आना चाहिए, पिछली स्लाइड पे लिखा तो है, अगर यूरिक एसिड यूरिन में बाहर ना निकला तो शरीर में जम जाएगा, शरीर में जम जाएगा तो गठिया बाव, गठिया रोग कर देगा। तो ये यूरिक एसिड कितना परसेंट, 0.4% में यूरिक एसिड होता है। और लास्ट होता है आपका क्रिएटिनाइन। अगर आपने कभी ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें क्रिएटिनाइन लिखा हुआ होता है बेटा, कितना परसेंट, 2%। जब तक आपके यूरिन का ये कंपोजिशन है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा 95% है, यूरिया की मात्रा 2.6% है, यूरिक एसिड की मात्रा 0.4% है, क्रिएटिनाइन 2% है, तब तक आप हेल्दी हो। हेल्दी का मतलब आपकी किडनी सही चल रही है, साथ में ही आपका लीवर सही चल रहा है, आपका खून सही से फिल्टर हो रहा है। ये सारी चीजें इस तरीके से आ रही हैं, ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, ये आने चाहिए बेटा आपके यूरिन में। अब ये नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं जो मैम लिख रही हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। इसीलिए तो डॉक्टर आपके यूरिन का सैंपल लेता है। डॉक्टर कैसे बता देता है यूरिन का सैंपल लेके कि भाई फलाना आपको बीमारी हो सकती है, फलाना ऑर्गन का ये टेस्ट करवा लो, क्योंकि वो यही कंपोनेंट्स देखता है बेटा। अगर आपके यूरिन में आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब शुगर, शुगर है, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, शर्करा है, तो बेटा इसका मतलब आपको डायबिटीज हो गया है। आपको क्या हो गया है, आपको डायबिटीज, कौन सा, इंसिपिडस हो गया है, इंसिपिडस। डायबिटीज वाले लोग होते हैं, जब वो खुले में पेशाब करते हैं तो उनके पेशाब के ऊपर
क्या मक्खियां भिनभिनाती हैं या चींटी लग जाती हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा कैसा? अगर किसी इंसान को क्या डायबिटीज है और उसने खुले में पेशाब कर दिया, वॉशरूम मतलब टॉयलेट वॉयलेट में नहीं करा, खुले में कर दिया, तो वहां पे चींटी और मधुमक्खी लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेशाब मीठा होता है। मीठा क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज उसी को है जिसका शुगर लेवल ज्यादा है, और उसको इतनी ज्यादा शुगर हो रखी है, उसके बॉडी में ब्लड में इतना ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है कि वो खून के अंदर ग्लूकोज घुल के आके अच्छे से किडनी से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, ज्यादा है तो वो यूरिन में भी बह जा रहा है, इसीलिए उसके यूरिन के ऊपर चींटी और मक्खियां भिनभिनाती हैं बेटा। तो डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि मूत्रमेह रोग किसको कहा जाता है? मूत्रमेह रोग कहा जाता है जब किसी इंसान को डायबिटीज या शुगर होती है, उसके यूरिन में क्या आता है बेटा? उसके यूरिन में ग्लूकोज आता रहता है। इसी बीमारी को ग्लाइकोयूरेमिया कहा जाता है। ग्लाइकोयूरेमिया एक स्टेज है, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज ग्लाइकोयूरेमिया, होता क्या है ग्लाइकोयूरेमिया? आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ग्लाइकोयूरेमिया क्या होता है, आप बताओगे द प्रेजेंस ऑफ यूरिन, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। जब किसी के यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आने लग जाती है तो उसको ग्लाइकोयूरेमिया कंडीशन कहते हैं। और ये ग्लाइकोयूरेमिया अगर ज्यादा दिन तक चलती है, इसका मतलब उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसको शुगर लेवल ज्यादा है, इसका मतलब उसे शुगर या डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है, उसे डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है। और डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, अगर आपको हमने नहीं पढ़ाया है तो इंसुलिन वाला डायबिटीज हम आगे डिस्कस करेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में, ठीक है? वो होता है डायबिटीज मेलाइटस। मैं मुझे लगता है कि आप जो पढ़ाती हैं डिजीज मुझे हो जाती है, आपने आई के डिजीज पढ़ाई तो मुझे चश्मा लग गया है। अच्छा, ओहो वाह, शाबाश। चलो सुनो, क्या ग्लाइकोयूरेमिया क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन के अंदर अगर कभी भी ग्लूकोज आ गया किसी के, तो उसको क्या हो चुका है? उसको डायबिटीज इंसिपिडस हो चुका है। देखो, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हम मूत्रमेह कहते हैं, जबकि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसको हम मधुमेह रोग कहते हैं हिंदी में। तो ये वाला आपको अभी याद रखना है, ये वाला। तो अगर आपके यूरिन में क्या आया? ग्लूकोज आया, इसका मतलब बीमारी होगी ना। देखो कौन सी, ये वाली। अगर आपके यूरिन में क्या आ रहा है? कोई प्रोटीन या अमीनो एसिड आ रहा है। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन या अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज ज्यादा हो चुकी हैं। कौन सी? कीटोन बॉडीज ज्यादा हो चुकी हैं। और जब ये कीटोन बॉडीज ज्यादा होती हैं तो ये इंडिकेट करती हैं आपके लीवर डैमेज को। लीवर खराब हो चुका है आपका, यकृत में कोई बीमारी हो चुकी है। समझे? हाँ जी, बात समझे आप? क्या समझे? कि अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन या अमीनो एसिड ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब बेटा इनको बोलते हैं कीटोन बॉडीज, ठीक है? तो ये कीटोन बॉडीज ज्यादा हो चुकी हैं, ये सही तरीके से इनका ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है इन प्रोटीन्स का, तो बेटा इसका मतलब है आपके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस है तो डॉक्टर क्या कह देगा? डॉक्टर कह देगा बेटा, डॉक्टर क्या कह देता है? इसी को बेटा यूरेमिया भी कहते हैं, इसी को ही यूरेमिया भी, ग्लाइकोयूरेमिया या इसी को ही पूनम जी यूरेमिया कहते हैं, ठीक है? इसी को ही यूरेमिया या ग्लाइकोयूरेमिया, इसी का ही नाम होते हैं बेटा, वो इसी के नाम होते हैं, राइट? चलो, तो अगर आपके यूरिन में क्या आ गया? कोई प्रोटीन अमीनो एसिड ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कीटोन बॉडीज ज्यादा है। और कीटोन बॉडीज ज्यादा तभी होती है जब आपका लीवर सही से फंक्शनिंग नहीं है। लीवर जब सही से काम नहीं कर रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि लीवर खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपके यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ जाए, यूरिन के अंदर खून आ जाए, पेशाब में खून आ जाता है कभी कभी। अब पेशाब में खून आने का मतलब क्या है? खून आने का मतलब है कि खून अच्छे से फिल्टर नहीं हुआ। और फिल्टर कौन करता है? किडनी के नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के अंदर जो फिल्टर होते हैं वही तो ब्लड को फिल्टर करते हैं। कल पढ़ाया था ना, ब्लड आया, फिल्टर होकर वापस चला गया। अब अगर किसी के ये फिल्टर ही खराब हो जाए, अगर चाय छानने वाली छलनी बीच में से जल जाए तो बेटा सारी की सारी चाय पत्ती चाय में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके फिल्टर, आपके नेफ्रॉन खराब हो जाए तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा। फिल्टर नहीं होगा तो वो ब्लड कहां निकल जाएगा? पेशाब में निकल जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है फेल्योर ऑफ किडनी को। किडनी फेल हो गया बेटा, है ना? नेफ्रॉन खराब हो चुके हैं, किडनी फेल्योर की कंडीशन पैदा हो गई है आपके बॉडी में। तो ये चीजें आपके यूरिन में नहीं आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। ये आ रही हैं, इसका मतलब आप हेल्दी हो, आपकी किडनी सही है, सही से ब्लड फिल्टर हो पा रहा है। और ये आ रही है, अगर ये नहीं आ रही है तब गड़बड़ है, और ये आ रही है तब गड़बड़ है। पेशाब में अगर खून आ गया, किडनी फेल हो गया, किडनी के नेफ्रॉन्स फेल हो गए हैं, है ना? अगर पेशाब के अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड्स आ गए, कीटोन बॉडीज ज्यादा है। कीटोन बॉडीज ज्यादा तभी होती है जब आपका लीवर खराब होता है। अगर पेशाब में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब डायबिटीज के इंडिकेशन है आप में भैया। इसीलिए बहुत सारी बीमारियां जब आपको होती हैं तो ब्लड सैंपल लेते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के केस में डॉक्टर आपका यूरिन का सैंपल लेता है। क्योंकि आप देखिए ना, यूरिन में कितनी सारी चीजें हैं जो बता दे रही हैं कि कौन सा ऑर्गन आपका अंदर से कुछ खराब कंडीशन में चल रहा होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, ये पूछता है यूरिन में पानी की मात्रा कितनी होती है, यूरिया कितना होता है, यूरिक एसिड कितना होता है, क्रिएटिनाइन कितना होता है। अब अगर यहाँ यूरिक एसिड नहीं निकल रहा है, इसका मतलब शरीर के अंदर रह रहा है, अंदर रह रहा है मतलब अर्थराइटिस या गाउट डिजीज कर देगा आपको। अगर यहाँ पे क्रिएटिनाइन नहीं निकल रहा है तो बॉडी में क्रिएटिनाइन ज्यादा है, और ज्यादा क्रिएटिनाइन भी खराब खून को कर देता है, खून खराब कर देता है बेटा। इसलिए ब्लड रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ आता है आपके। तो ये था आपके यूरिन का कंपोजिशन कि इस तरीके से यूरिन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि क्या होता है यूरिन का कंपोनेंट, नॉर्मल और अबनॉर्मल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है कि मैम अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो जाए,
किडनी फेल्योर हो जाए। फेल्योर का मतलब क्या है बेटा? किडनी काम करना बंद कर गई, किडनी फेल हो गई। अब किडनी फेल होने का मतलब है ब्लड फिल्टर ना होना। नेचुरल तरीके से तो भैया भगवान ने जो आपको किडनियां दी हैं वो खराब हो गई हैं, आपने खराब कर ली हैं उनको। अब किडनी खराब होगी तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पेशाब नहीं आया 10 दिन से, है ना, डॉक्टर पेशाब में कोई खून वून आ रहा है ना, तो डॉक्टर कहेगा देखिए जी आपकी किडनी खराब हो चुकी है। आप कहोगे अब हम क्या करें? तो डॉक्टर कहेगा एक किडनी ज्यादा खराब है, चलो इसको हटा देते हैं, दूसरी किडनी पे आप जिंदा रह लोगे 10-15 साल, ठीक है चल जाएगा काम। ठीक है भाई, आपने भी कह दिया ठीक है ना। अब आपकी धीरे धीरे दूसरी किडनी भी खराब हो रही है, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर हमारी दूसरी किडनी भी खराब हो रही है, डॉक्टर कहेगा अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप कोई किडनी का डोनर ढूंढो जो आपको किडनी दे दे। अब भाई इतने अच्छे कर्म तो आपके हैं नहीं कि आपको कोई अपनी किडनी दे देगा। अगर ऐसे लोग हैं आपके पास तो बहुत लकी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया जैसे लोग आपके पास हैं कि आपको आपकी किडनी निकाल के दे रहे हैं अपनी, है ना। अब किडनी का अगर डोनर नहीं मिलता है तो डॉक्टर कहता है आप क्या करवा लो, आप डायलिसिस करवा लो। अब ये डायलिसिस क्या होता है बेटा? डायलिसिस में आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को छाना जाता है। डायलिसिस में क्या करते हैं? आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को छानते हैं। नेचुरल तरीके से आपका किडनी खून को छान रहा था, अब क्या होता है, एक मशीन होती है बेटा इस तरीके से, अगर आपने कभी हॉस्पिटल में देखी हो तो इस मशीन को बोलते हैं डायलाइजर। डायलाइजर कहते हैं इसको बेटा। अब इस मशीन में क्या होते हैं? फिल्टर लगे हुए होते हैं, तो आपका सारा खून इस मशीन में जाएगा, वो फिल्टर इस खून को फिल्टर कर देंगे और इस खून में से जितना भी पानी, यूरिक एसिड, यूरिया, सब यूरिन मतलब पेशाब आपका इधर निकाल देगा। फिर ये खून वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, यहां से पेशाब बनता जाएगा। तो जो काम आपकी नेचुरल किडनी कर रही थी वो किडनियां किसी भी कारण की वजह से खराब हो गई हैं, तो अब आप आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करना चाहते हो, तो बेटा इसी को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। ये तो मैंने समझाया है, तो नेक्स्ट नोट डालकर जितना भी पॉइंट है वो लिखो, व्हाट इज हीमोडायलिसिस। ये क्वेश्चन आता है बेटा, हीमोडायलिसिस क्या होता है? तो हीमोडायलिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन, कृत्रिम तरीके से ब्लड को फिल्टर करना हीमोडायलिसिस या डायलिसिस कहलाता है। अब नेचुरल तरीके से तो भैया भगवान ने जो किडनी दी वो नेचुरल तरीके से तो कर रही थी, अब वो किडनी खराब हो गई, तब आप इस वाली स्टेज पे गए हो ना, तो लिखो कृत्रिम तरीके से खून को छानना, कृत्रिम तरीके से खून को छानना, खून का फिल्ट्रेशन करना या छानना हीमोडायलिसिस कहलाता है बेटा। हीमोडायलिसिस या डायलिसिस करवाना कहलाता है। देखा होगा अपने आपके आसपास अगर किसी की किडनी खराब हुई है तो बेटा वो हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ लोग 10वें दिन जाते हैं, कुछ लोग हर तीसरे दिन डॉक्टर के जाते रहते हैं, कुछ लोग जो अमीर होते हैं वो घर में डायलाइजर लगवा लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये अब ये डिपेंड करता है बेटा आपकी किडनी कितनी खराब है। देखो अगर आपकी एक किडनी खराब है, एक किडनी सही है, तो ठीक है, एक किडनी से जिंदा रह रहे हो ना। ये हीमोडायलिसिस की कंडीशन तब आती है जब आपकी दोनों ही किडनियां सही से काम नहीं कर रही हैं, दोनों ही 80% डैमेज हो चुकी हैं भैया, नहीं काम चल रहा, तब ये कंडीशन आती है बेटा। अब अगर आपकी 50% डैमेज हुई है तो 10 दिन में एक बार बुला लेगा डॉक्टर, अब 80% होगी तो 5 दिन में एक बार बुला लेगा। अब भैया किडनी एकदम ही खत्म है दोनों ही, तो डायलाइजर पे 24 घंटे रखना पड़ेगा ना आपको। तो वो डिपेंड करता है आपकी किडनी की कंडीशन कैसी है बेटा, कंडीशन कैसी है ना। तो आप बताएंगे कि हीमोडायलिसिस वो प्रोसेस होती है या डायलिसिस करवाना वो प्रोसेस होता है जिसमें एक डायलाइजर मशीन के थ्रू ब्लड को फिल्टर करते हैं हम आर्टिफिशियल तरीके से। जो काम हमारी किडनियों में ग्लोमरुलस फिल्टर कर रहे थे वही काम हम हॉस्पिटल में एक डायलाइजर मशीन होती है उसकी हेल्प से करवाते हैं, तो उसी को डायलिसिस करवाना या हीमोडायलिसिस करवाना कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस या डायलिसिस करवाना। जिस मशीन के थ्रू करते हैं उसको डायलाइजर कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो डायलाइजर वो मशीन होती है जिससे किडनी से ब्लड आता है, ब्लड छन जाता है, खून वापस जाएगा। अरे अब खून तो वापस पहुंचाना पड़ेगा ना इसके बॉडी में, तो खून आएगा वापस जाएगा, आएगा वापस जाएगा, बाकी सारी चीजें इधर निकल जाती हैं, पेशाब वेशाब इधर निकल जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, हर दिन हजारों, इंडिया में हजारों किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको कोई किडनी का डोनर तो मिलना चाहिए ना। किसका किडनी लगवाओगे भैया? या तो पैसे में खरीदो 20 लाख 25 लाख, अब वो अलग अलग हॉस्पिटल में या अलग अलग तरीके से मिलते हैं, या भैया कोई आपका है यार दोस्त आपको दे रहा है किडनी तो उसकी लगवाओगे। तो लगवाने को क्या बोलते हैं? किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यारोपण, गुर्दों का क्या? प्रत्यारोपण। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी कि जो गुर्दों का प्रत्यारोपण होता है ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था बेटा? ठीक है, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था? इनफैक्ट फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ऑपरेशन तो हजारों होते हैं, हजार के हजार ऑपरेशन सक्सेसफुल थोड़ी होते हैं, कुछ में डॉक्टर आके बाहर आके सॉरी बोल देते हैं ना, मास्क हटा के, सॉरी हम नहीं बचा पाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था? तो बेटा जोसेफ मुर्रे करके नाम के साइंटिस्ट का नेफ्रोलॉजिस्ट, जोसेफ मुर्रे करके नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो किडनी पे नेफ्रोलॉजी ब्रांच में काम करते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। 4 मार्च एक बार कंफर्म कर लेना डेट, 4 मार्च 1954 है ना, शायद यही है। 1954 में कहां पर? पीटर बेंट हॉस्पिटल ब्रिंघम कहां है? हाँ, पीटर बेंट हॉस्पिटल ब्रिंघम में, ये हॉस्पिटल है ब्रिंघम में। और इसी हॉस्पिटल में जोसेफ मुर्रे और इनके साथ 3-4 लोगों की टीम थी, लेकिन मेन लीड कर रहे थे यही डॉक्टर उस सर्जरी को। तो इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल
किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था बेटा। क्या किया था? फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ मुर्रे के द्वारा। 4 मार्च 1954 के लगभग का यही समय है, बाकी आप एक बार कंफर्म कर लेना। कहां पर? तो आप बताओगे। आप बताओगे क्या कि पीटरबेंट हॉस्पिटल ब्रिंघम में इस सर्जरी की गई और सर्जरी करके पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया। इस साल में 1954 में लोगों को पता लगा कि हम किसी की किडनी लेकर भी जिंदा रह सकते हैं, हम किसी का किडनी अपने शरीर में लगवा के भी जिंदा रह सकते हैं। अब इसके बाद धीरे 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 हर साल हजारों तो इंडिया में ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये याद रखना, ये आता है बहुत बार, जोसेफ मुर्रे। ठीक है, जोसेफ मुर्रे जी ने किया था। हिंदी में आप लिख लो अगर लिखना है तो। जोसेफ मुर्रे करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था। ओके, चलो नेक्स्ट। अगर हमारी किडनी के अंदर सूजन आ जाए, ये एक एक करके पॉइंट वाइज लिखने हैं आपको सारे। इन्फ्लामेशन इन किडनी, इन्फ्लामेशन इन किडनी, किडनी के अंदर सूजन आ जाए, किडनी सूज जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, यानी कि गुर्दों में सूजन आ जाए, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? जब गुर्दे सूज जाते हैं, गुर्दों में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी तरीके का कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, तो इसको कहा जाता है नेफ्राइटिस। एग्जाम में आता है नेफ्राइटिस डिजीज किस अंग में होती है? तो नेफ्राइटिस डिजीज, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ? किडनी में, किडनी में। तो नेफ्राइटिस रोग में क्या होता है तो बता दीजिएगा। नेफ्राइटिस रोग वो रोग है जिसके अंदर किडनी में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किडनीज के अंदर, किडनी में सूजन आना और धीरे धीरे किडनी की सेल्स खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो इसी डिजीज को नेफ्राइटिस डिजीज या नेफ्राइटिस रोग कहा जाता है, रोग कहा जाता है ना। पूजा थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, स्कूल से ही पढ़ लेती हैं आप? मैडम ये ना कीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है, आप घर आके पढ़िया करिए। पूजा कुमारी कह रही है मैं बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं स्कूल में ही पढ़ लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, घर आके पढ़ो, ठीक है। बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। आइए चलिए, तो आप बताएंगे कि जब किडनी के अंदर किसी तरीके की सूजन आ जाती है या किडनी की सेल्स धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको कहा जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, या इसी बीमारी को नाम दिया जाता है नेफ्राइटिस डिजीज। नेक्स्ट बच्चों, अगला सुनो। अगला क्वेश्चन आता है, एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, ठीक है। एडीएच हार्मोन, ये हार्मोन है एडीएच, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। अब हिंदी में कोई इसका नाम अलग से नहीं है, आप इसी को हिंदी में लिख लो बस, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन करता है वाटर बैलेंसिंग इन यूरिन। हमारी यूरिन में, हमारे पेशाब में जो पानी की मात्रा होती है उसके ऊपर संतुलन बना के रखने का काम करता है। वाटर बैलेंसिंग इन यूरिन, हिंदी में लिखो, मूत्र में पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करता है। मूत्र में पानी की मात्रा पर, पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है। बेटा यही हार्मोन डिसाइड करता है क्या कि आप कितना पानी पी रहे हो, उसमें से कितना पानी पेशाब की फॉर्म में बाहर जाएगा। अरे अभी तो पढ़ाया कि आपके किडनी जो पेशाब बनाते हैं उसमें 95% वाटर होता है ना, राइट। तो आप सुनो जरा, आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या? तो हमारे पेशाब के अंदर कितनी पानी की मात्रा है उसके ऊपर बैलेंस बना के रखने का काम एक हार्मोन होता है, उसको एडीएच हार्मोन कहते हैं। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, यूरेटिक शब्द हमेशा यूरिन से रिलेटेड होता है, पेशाब से, ठीक है। एज ना यूरेटिक मेडिसिन कब देते हैं? तो जब कोई यूरिन में इंफेक्शन हो जाए तब देते हैं, है ना। तो अब सुनो जरा, अब अगर ये हार्मोन ही गड़बड़ हो जाए, इस हार्मोन में ये हार्मोन ही बैलेंस ना हो, तो क्या ये यूरिन में वाटर बैलेंसिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब ये हार्मोन कब? जब कोई इंसान शराब ज्यादा पी लेता है, अल्कोहल ज्यादा लेता है, शराब ज्यादा पी लेता है, तो उस इंसान का एडीएच हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है, और इंबैलेंस होने की वजह से ये एडीएच वाटर बैलेंसिंग यूरिन में अच्छे से नहीं कर पाता, इसीलिए बहुत ज्यादा पेशाब आता है उसे। कोई इंसान अल्कोहल ज्यादा ले लेता है, देखे होंगे ना रोड वगैरह, जैसे सड़क पे, नाले में, हर दिन भारत देश में आपने देखा ही होगा, क्या होते हैं, वो पौवा पी के पड़े होते हैं नाली में और पैंट में सूसू निकली हुई होती है उनके। क्यों? क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल लेने से एडीएच हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब जितना ज्यादा पानी जाएगा यूरिन में उतनी ही बार बार पेशाब आएगा, यूरिनेशन ज्यादा हो जाता है बेटा। इसीलिए जब कोई इंसान शराब ज्यादा पी लेता है तो वो बार बार वॉशरूम जाता है, क्योंकि उसका यूरिनेशन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। यूरिनेशन का मतलब होता है मूत्र त्यागना, बार बार बाथरूम जाएगा। और यही हार्मोन विंटर्स में, सर्दियों में भी थोड़ा इंबैलेंस हो जाता है बेटा, जिसकी वजह से सर्दियों में भी आपको बार बार पेशाब आता है। आप जितनी ठंड में जाते हो उतना ज्यादा आपको पेशाब आता है, उसका रीजन यही होता है, उसका रीजन यही होता है। अब समझा मेरे फ्रेंड्स बार बार टॉयलेट क्यों जाते हैं? हाँ तो कार्तिक आप समझ गए ना, आपके टॉयलेट्स, आपके टॉयलेट्स, आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पी लेते होंगे इसलिए जाते होंगे बार बार।
राइट। तो अल्कोहल, शराब ज्यादा पीने से एडीएच हार्मोन इंबैलेंस हो जाएगा, ये वाटर बैलेंसिंग ठीक से नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिस बंदे ने अल्कोहल पी होती है उसको अगले दिन डिहाइड्रेशन हो जाता है, अगले दिन उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, गला सूख जाता है ना, कमजोरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि भैया रात में यूरिनेशन ज्यादा किया तो सारा पानी बह गया, और सारा पानी बह गया इसका मतलब उसके बॉडी में पानी की कमी होगी, तो अगला दिन उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर वो ओआरएस वगैरह पीता है ना, इलेक्ट्रोलाइट पीता है, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कहेगा कम पिया करो, और चलो एक दो दिन इलेक्ट्रोलाइट पी लो और एक दो दिन आप ये पी लो, ओआरएस वगैरह घोल बना के पी लो ना, पानी वानी ज्यादा पियो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडीएच हार्मोन के बारे में। इसी एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रिन हार्मोन भी होता है। इसी को कहते हैं बेटा, अगर पूछ लेना वैसोप्रिन हार्मोन क्या होता है, यही होता है वो वैसोप्रिन हार्मोन, इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रिन। ठीक है, ये भी याद कर लेना। तो वैसोप्रिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन वाटर बैलेंसिंग का काम करता है, किसमें? आपकी यूरिन में। यूरिन में कितना पेशाब जाएगा बाहर, वो यही करता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सुनो। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, एक मिनट रुकना। अंकित अभी लेंगे आपका डाउट, क्या कह रहे हैं? चलो नेक्स्ट सुनो, अगला क्या? अगला मैंने बताया था किडनी से ऐसे नीचे की तरफ क्या निकलती है, ऐसे डक्ट निकलती है ना, ऐसे दो डक्ट होती हैं। इन डक्ट्स को क्या कहते हैं हम? इनको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर का मतलब क्या होता है? मूत्र वाहिका, जो मूत्र का वाहन करती है। अरे ऊपर की तरफ क्या होती है बेटा? किडनी होती है इस तरीके से बीन शेप में, सोयाबीन के आकार की। यहां से क्या होता है? ब्लड फिल्टर होकर पेशाब बनता है, और ये पेशाब नीचे की तरफ आता है तो किसमें? इन नलियों में आता है। तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछा है? एग्जामिनर पूछता है कि इस यूरेटर की लेंथ कितनी होती है। लेंथ ऑफ यूरेटर, ये जो नली है इसकी लंबाई क्या है? 25 सेंटीमीटर होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर होता है। अब ये यूरिन को कहां ले आती है? इस ब्लैडर में। किसमें? इस ब्लैडर में। इसे क्या कहते हैं? इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं बेटा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ समय के लिए यूरिन स्टोर रहता है, इसे हिंदी में हम मूत्राशय कहते हैं। कुछ समय के लिए स्टोर रहेगा। अब कितना स्टोर हो सकता है? तो मेल और फीमेल में इसकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, उसका रीजन भी बताएंगे। ठीक है, लड़कों के अंदर इसके अंदर मैक्सिमम 700 से 800 ml पेशाब स्टोर हो सकता है। ठीक है, लड़कियों के अंदर फीमेल में 300 400 या मैक्सिमम 500। ठीक है, 300 से 400 लिख लो, ml क्या हो जाता है? स्टोर हो सकता है। तो लड़कों के ब्लैडर में ज्यादा यूरिन स्टोर हो सकता है, किसके मुकाबले में? लड़कियों के मुकाबले में। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों में एक और ऑर्गन होता है इसी के पास, जिसको आप वुम्ब कहते हो, गर्भाशय कहते हो। तो इस यूरिनरी ब्लैडर का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है लड़कियों में। लड़कियों में इस ब्लैडर का साइज छोटा रहता है, स्मॉल रहता है, इसीलिए इनमें यूरिन भी कम कम भरा जाएगा। और लड़कों में इस ब्लैडर का साइज क्या होता है बेटा? लार्ज होता है, जिसकी वजह से 700 से 800 ml तक यूरिन लड़के रख सकते हैं। अब कितना यूरिन इसमें छन छन के आ जाएगा कि आपको लगेगा मुझे टॉयलेट जाना चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना चाहिए और पेशाब करके आना चाहिए। यानी फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन कब आता है? मूत्र त्याग करने की भावनाएं कब आती हैं? जब इसमें मिनिमम 250 से 300 ml भर जाता है। 250 से 300 ml यूरिन आ गया, इसका मतलब आप में फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन आने लग गई। ठीक है, अब आपको कहां जाना है? आपको वॉशरूम जाना है और पेशाब करके आना है। अब कुछ लोगों का कंट्रोल पावर ज्यादा अच्छा होता है ना, कुछ लोग 4-4 घंटे तक पेशाब नहीं करते, है ना, तो वो आपकी कंट्रोलिंग पावर पे भी डिपेंड करता है भैया, ये आपके कंट्रोलिंग पावर पे भी डिपेंड कर जाता है थोड़ी बहुत बात। अब जिस हिस्से से यूरिन रिमूव करते हैं उसको यूरेथ्रा पार्ट कहते हैं। यूरेथ्रा को हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। वो मार्ग, वो रास्ता जिससे यूरिन बाहर जाता है। इस यूरेथ्रा की जब साइज की बात करते हैं तो इसका साइज बॉयज में यानी कि लड़कों में बड़ा होता है, मेल बॉडी में बड़ा होता है यूरेथ्रा, और लड़कियों में इसका साइज अगर हम बात करें तो छोटा होता है। तो मेल बॉडी में यूरेथ्रा का साइज 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जबकि फीमेल बॉडी में 2 से 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा इसीलिए यूटीआई क्या होता है? यूटीआई, हाँ जी, यूटीआई होता क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब है जब इस हिस्से में, इतने इतने हिस्से में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, यूटीआई कहते हैं। आजकल बहुत हो रहे हैं। लड़कियों में यूटीआई ज्यादा होता है, लड़कियों के यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन ज्यादा होता है लड़कों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन ये है, लड़कों के यूरेथ्रा का पार्ट, यूरेथ्रा है उसका साइज बड़ा होता है, जबकि लड़कियों के यूरेथ्रा के पार्ट का साइज छोटा होता है। दूसरा रीजन ये रहा, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस ट्रैक में यहां पे कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसे यूटीआई कहा जाता है, उसे यूटीआई कहा जाता है। यानी कि यूरिन के आने का जो रास्ता है उस रास्ते में कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो उसे यूटीआई कहा जाता है। तो लड़कियों में इसीलिए यूटीआई इन्फेक्शन ज्यादा होता है लड़कों के मुकाबले में। ठीक है मैम, यूरिन को ज्यादा देर रोकने से प्रॉब्लम हो सकती है? जी हाँ, ब्लैडर फट सकता है, तो ज्यादा भी नहीं रोका करें। ठीक है, जब आए तो तुरंत पेशाब करके आइए, लेकिन ये नहीं कि खुले में पेशाब कर रहे हो, है ना। लिखा है यहाँ पर पेशाब करना मना है स्कूल की दीवार पे, और वहीं पे सबसे ज्यादा पेशाब किया हुआ है। ये बिल्कुल सच बात है। भारत देश में क्या जहाँ पे जो चीज मना करते हैं ना वो ज्यादा होती है बेटा। दीवार पे लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है और वहीं पे सबसे ज्यादा पेशाब कर रखा है लोगों ने। हो जाएगा प्रभात बेटा, सैटरडे संडे में कवर कर लो। 15-16 क्लास से तो पीछे हो आप। किसकी शादी थी? अभी तो शादियों में कोई सीजन ही नहीं है।
आगे बस समझ में। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि यूरेटर की लेंथ कितनी होती है। इसकी लेंथ लड़का लड़की में दोनों में बराबर होगी। फिर पूछ ले यूरिनरी ब्लैडर बड़ा किसका होता है, लड़कों का या लड़कियों का। लड़कों में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है, ये मैक्सिमम है, लेकिन इसके मैक्सिमम का इंतजार मत किया करो। इतना आ जाए तो वॉशरूम जाया करो, फिर धीरे धीरे ब्लैडर के अंदर की दीवारों पे जोर पड़ने लगता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। एक मैंने लास्ट चीज और बतानी है, दैट इज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन वैसे मैं पढ़ा चुकी हूं, अगर किडनी में पथरी हो जाए, गुर्दे में पथरी हो जाए, तो उसे ही तो गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन कहा जाता है। किडनी स्टोन का मतलब होता है गुर्दे की पथरी। गुर्दे के किसी भी हिस्से में, किडनी के किसी भी हिस्से में जब स्टोन बन जाता है, चाहे वो पीसीटी में, चाहे वो डीसीटी में, चाहे वो नेफ्रॉन में, चाहे कलेक्टिंग डक्ट में, चाहे यूरेटर में, इनमें अगर कहीं पर भी स्टोन बन जाए तो उसी को किडनी स्टोन कहा जाता है। और बेटा किडनी स्टोन किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का किडनी स्टोन बना हुआ होता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है जो टमाटर में, पालक में होता है, और वो कैल्शियम के साथ आके जब जुड़ जाता है तो वही क्रिस्टल्स की फॉर्म में जम जाता है। उसी क्रिस्टल को फिर पथरी का नाम दिया जाता है, उसी को पथरी का नाम दिया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी को ही कहते हैं बेटा। और इसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड आपने पढ़ा होगा पालक में ज्यादा होता है और टमाटर में, टमाटर के बीज और छिलके में ज्यादा होता है बेटा। टोमेटो के जो सीड्स होते हैं ना उसमें और उसके छिलके में ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा होता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है अगर किसी को पथरी हुई है तो भैया आप टमाटर वमाटर खाना थोड़ा बंद करो, है ना। कैल्शियम ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए और आपके बॉडी में क्या हो जाए, कैल्शियम ज्यादा हो जाए और आपके बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड भी ज्यादा हो जाए, तो उस समय कैल्शियम ऑक्जेलेट आपस में, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स बना लेते हैं। उसी को पथरी कहते हैं, उसी को पथरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसी के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया है बेटा। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, यकीन मानिए इससे ज्यादा और इससे कम आपको पढ़ना ही नहीं है। इससे कम तो कतई नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ लो तो वैसे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे आप, इससे ज्यादा आप कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा। अब अगर एमबीबीएस के लिए नीट का एग्जाम देना चाहते हो तो थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना पड़ता है। हाँ, किडनी स्टोन का उपाय क्या है, किडनी स्टोन का उपाय बेटा कुछ नहीं है, कहते हैं ना बियर बियर पी लो, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं, सुना आपने कभी? एक मिनट रुकना बेटा। हेलो, हाँ जी बताइए सर। सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लीज सर ना डिस्टर्ब मत करिए, लोन ले लो है। चलो सुनो, कहते हैं ना कि किसी को गुर्दे में पथरी रहती है तो बियर ज्यादा पियो। क्यों कहते हैं ऐसा? यहाँ पे इस नली में आपका क्या हो गया, पथरी हो गया मान लो। देखो ये सब इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, जबकि बियर से ज्यादा अच्छी चीजें बहुत सारी होती है। यहाँ पे आपकी क्या होगी, पथरी होगी ऐसे, ठीक है, इस नली के अंदर। अब अल्कोहल, बियर क्या है, बियर में अल्कोहल ही तो है, इथेनॉल तो है। अल्कोहल ज्यादा लोगे तो क्या होगा, ये देखो इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस हो जाएगा तो यूरिनेशन ज्यादा आएगा, यानी कि आपको बार बार यूरिन आएगा। अब ये चांसेस होते हैं कि जब आपको यूरिन बार बार ज्यादा आ रहा है तो ये यूरिन जब यहां से जाएगा तो इस पथरी को इस रास्ते से बाहर निकाल देगा। इसलिए कहते हैं कि आप बियर बियर पी लो। बाकी बियर पानी से भी, पानी भी यही काम करेगा जो बियर कर रही है ना। इलेक्ट्रो पाउडर बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं ना, वो जब आपका किडनी सही से काम नहीं करता, आपके बॉडी में आयंस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, आयंस नहीं होगा, ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट पी लो, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आयन बैलेंसिंग का काम करता है। इसलिए अगर किसी इंसान ने अल्कोहल ज्यादा ली तो अगले दिन उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके बॉडी में आयंस की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का घोल पी लो, ओआरएस वगैरह पी लो। इसलिए कहता है बेटा। हाँ यस बेटा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम। ओके मैम, डायलिसिस वीक में कितनी बार करवाना चाहिए बेटा? डिपेंड करता है, अगर दोनों किडनी खराब है तो भैया वीक में 1-2 बार तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं मेरे दोस्त को है क्या सजेस्ट करूं, बोला पानी पियो, ककड़ी आती है ना, ककड़ी खाओ। ककड़ी आती है पतली वाली, आपने देखी होंगी, वो खाओ। अब अपने दोस्त को तुम बोलोगे जाके मैम ने बोला बियर पीने को बोला है, पी पी के बेवड़ा हो जाएगा, पथरी इतनी से इतनी हो जाएगी, है ना। चलो चलिए बेटा, और हाँ सुन लो, कल मेरी क्लास ऑफ रहेगी। कल हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, तो कल मेरी क्लास ऑफ रहेगी, परसों मिलेंगे। एक क्लास में आपको बताएंगे नारियल पानी के फायदे क्या होते हैं। हाँ बीपी लो में तो बिल्कुल पी सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं पी सकते? लेकिन बीपी लो में आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज वाली चीज, ग्लूकोज का भी एक इलेक्ट्रोलाइट आता है, वो पियो आप।